हेलो एवरीवन। हम ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में बात कर रहे थे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का जो के सोपान है, किस किस प्रकार से ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है और ऐतिहासिक अनुसंधान पूर्ण होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान भी दूसरे जो अनुसंधान होते हैं उनके पर भी वैज्ञानिक होता है और उसमें भी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का और सोपानों का चयन किया जाता है और उसके विभिन्न चरण होते हैं। हो सकता है किसी जो दूसरे प्रकार की जो विधि है उसमें चरण अलग हो और ऐतिहासिक अनुसंधान में चरण अलग हो, लेकिन इसके भी वैज्ञानिक चरण होते हैं। तो उन चरणों के आधार पर ही इस ऐतिहासिक अनुसंधान को पूर्ण किया जाता है। अब ऐतिहासिक अनुसंधान, क्योंकि इस प्रकार के अनुसंधान में हम जाकर सर्वेक्षण नहीं कर सकते हैं, उन घटनाओं का परीक्षण नहीं कर सकते हैं और उनको देख नहीं सकते हैं तत्कालीन स्थितियों को, क्योंकि वो सब घटनाएं अतीत में हो चुकी होती है, इतिहास में हो चुकी होती है। तो हमें हमारा जो अध्ययन होता है वो पूर्णतः आंकड़ों के ऊपर आधारित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें निष्पक्ष रहना और सतर्क रहना भी जरूरी होता है। तो अब हम जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसके जो सोपान होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है, जो हमने पहले ब्रीफ में जो प्रक्रियाएं पढ़ी थी अनुसंधान की, वो उन प्रक्रियाओं में से कुछ प्रक्रियाएं हैं जो ऐतिहासिक अनुसंधान में काम आती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है जहाँ से ऐतिहासिक अनुसंधान शुरू होता है, वह सबसे पहले समस्या का चयन करना और उसकी रूपरेखा तैयार करना। अब ऐतिहासिक अनुसंधान एक वास्तव में एक जटिल अनुसंधान है। तो जो समस्या का चयन करना है ये एक बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है। समस्या का चयन करना पहले से ही दुष्कर कार्य होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान में और मुश्किल कार्य है, क्योंकि हमें अतीत की घटनाओं का वर्णन करना होता है। तो तत्कालीन स्थिति में जो हम जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं, जिसका समस्या का चयन कर रहे हैं, उस चयन का क्या रिलेवेंस था, तब उसकी क्या उपादेयता थी, क्या उसका महत्व था और वर्तमान में उसका क्या महत्व होगा, उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। और संबंधित समस्या के जो आंकड़े हैं, उस समस्या के संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमें मिल पाएंगे या नहीं, अपूर्ण तो नहीं मिलेंगे, अनुसंधान विस्तृत तो ना हो जाएगा, अनुसंधान कहीं सिकुड़ के तो न हो जाएगा। तो ऐसी विभिन्न जो विषय वस्तु हैं उनके ऊपर हमें सोच विचार करके ही अनुसंधान समस्या का चयन करना पड़ता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो साहित्य के अध्ययन का होता है। संबंधित क्षेत्र का हम साहित्य का अध्ययन करते हैं, उस आधार पर हम समस्या का चयन करते हैं। तो हमें मुख्य रूप से जो हम समस्या ले रहे हैं वो उसका ऐतिहासिक महत्व भी देखना पड़ेगा, उसका वर्तमान में क्या महत्व होगा, उसकी क्या उपयोगिता होगी, उसको भी देखना पड़ेगा। और संबंधित समस्या के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पूर्ण रूप से हमें प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। और हमारे उद्देश्यों को और हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसको ध्यान में रखकर समस्या का चयन करना चाहिए। दूसरा है इसमें जो सोपान, वो है आंकड़ों का चयन करना, क्योंकि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वो पूर्णतः आंकड़ों के ऊपर ही आधारित होता है। उसमें जो हम ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का हम एक आपस में अध्ययन करते हैं और उनका निष्कर्ष निकालते हैं और उनके आधार पर ही हम किसी परिणाम तक पहुँचते हैं और वर्तमान में उसकी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। अब जैसे हम पुस्तकालय विज्ञान की बात करें तो स्वतंत्रता के समय के पुस्तकालय की स्थिति देखें या विश्व स्तर के पुस्तकालय की स्थिति देखें तो उस समय के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हमें जुटाना पड़ेगा और उन आंकड़ों को जुटाने के बाद में उस जो समस्या है जो हम अनुसंधान कर रहे हैं तत्कालीन समय में उसकी क्या उपयोगिता थी, क्या महत्व था और वर्तमान में कितना वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है उसमें आंकड़ों का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब आंकड़े बेसिकली दो प्रकार के होते हैं इस ऐतिहासिक अनुसंधान में, प्राथमिक आंकड़े व द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक वह आंकड़े होते हैं जहाँ से सूचना उत्पन्न होती है, जो सीधे मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप हुए हैं
उनसे सीधे जुड़े हुए होते हैं। जो मानव के साथ जो घटनाएं हुई या मानव जो घटनाएं करता है उसके साथ में प्रत्यक्ष उसका मानव साक्षी होता है और वो मानव से जुड़े होते हैं। वो सूचना का प्रथम प्रोडक्शन होता है, इंफॉर्मेशन का फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, तो वो प्राथमिक आंकड़े होते हैं। अब प्राथमिक आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो होता है अभिलेख। अब जैसे अभिलेख की या अवशेष की बात करें तो जैसे जब तत्कालीन समय में कोई घटना हुई होगी तो वहाँ के कोई अवशेष मिले हों, जैसे कोई फर्नीचर, उपकरण, हथियार, मकान, कोई ईंट का टुकड़ा, खाद्य सामग्री और कोई जैसे मृदा पात्र या फिर लिखा हुआ कोई भी चीज़ जो अवशेष के कोई सिक्के प्राप्त हुए हैं या फिर फर्नीचर प्राप्त हुए हैं, बर्तन प्राप्त हुए हैं, चित्र प्राप्त हुआ है, तो ये सभी अवशेष के रूप में कहलाते हैं। तो सबसे पहले इनका चयन में इनका महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा जो होते हैं मौखिक अभिलेख होते हैं। मौखिक अभिलेख मतलब हम इतिहास में कोई जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में मौखिक जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो जैसे कोई संविधान हो, प्रलेख हो, डायरिया हो, कही गई बात हो, कोई फिल्म हो, कोई चित्र हो, तो ये द्वितीयक मौखिक अभिलेख कहलाते हैं। इसके अलावा जैसे कोई पुस्तकें, आत्मकथा, डायरी, बिल और भी समाचार पत्र, अभिलेख, मानचित्र, सूची पत्र, पुस्तकालय सर्वेक्षण संबंधित आंकड़े, ये सभी मौखिक अभिलेख के रूप में जाने जाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों में अवशेष और मौखिक अभिलेख। अब हम बात करते हैं द्वितीयक आंकड़ों की। तो द्वितीयक आंकड़े वो कहलाते हैं जो सूचना को सेकेंडरी लेवल पर प्रस्तुत करते हैं। तो द्वितीयक आंकड़ों में जैसे ये आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो प्राथमिक तौर पे जो आंकड़े होते हैं उनसे मुख्यतः कुछ संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी सूचना के बारे में उनका वर्णन करते हैं। तो इसको जिन व्यक्तियों ने न तो वास्तविक घटना को देखा है तथा न ही वे उस घटना के सहभागी रहे हैं, वो दूसरों के द्वारा अभिव्यक्त या सुनाए गए जो भी वर्णन किए गए जो भी ज्ञान है उसको लेखबद्ध करता है या सुन के उसको किसी न किसी रूप में लिखता है या फिर उसको प्रदर्शित करता है। वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कोई घटना हुई थी, ऐतिहासिक घटना हुई थी, उस घटना के बारे में कोई कवि या कोई लेखक उसको लिखता है तो उसको जिस रूप में लिखता है वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कोई पुस्तक है, संदर्भ ग्रंथ है, कोई ताम्रपत्र है या फिर कोई भी विषय वस्तु, मतलब प्राचीन समय में, उससे पहले के समय में जो घटना हुई उसके बारे में वो वृत्तांत सुनकर या देखकर या अपनी स्वविवेक से उसके बारे में सोच विचार करके कोई हम सूचना या इंफॉर्मेशन लिखता है, उनको लेखबद्ध करता है, तो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को प्राथमिक आंकड़ों पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि द्वितीयक आंकड़ों की विश्वसनीयता उतनी नहीं होती है जितनी कि प्राथमिक आंकड़ों की होती है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के रूप में काम आते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े हो सकता है मौलिक ना हो और हो सकता है किसी दबाव में आके या किसी प्रभाव में आके किसी लेखक ने किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया हो या धन के द्वारा या फिर किसी भी लोग में आकर किसी भी घटना का उसने गलत वर्णन किया हो या फिर उसको बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया हो। तो हमें अपने अनुसंधान में निष्पक्ष रहते हुए, सतर्क रहते हुए प्राथमिक आंकड़ों का चयन ज़्यादा करना चाहिए। अब हमें इसके बाद में जो सोपान आता है वो परिकल्पनाओं का प्रतिपादन। परिकल्पना हमने पहले बेसिक रूप में देखी थी, इसको एक टॉपिक के रूप में भी अलग से हम बात करेंगे। परिकल्पना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। हम जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च कर रहे हैं उससे पहले जब हम अध्ययन करते हैं तो हम मानसिक रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब हम अध्ययन करेंगे तो इसका रिजल्ट, इसका निष्कर्ष ये होगा, तो वो उस अनुसंधान की परिकल्पना कहलाती है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में भी परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो हम जब अध्ययन जब हम ऐतिहासिक अध्ययन शुरू करते हैं तो अध्ययन करने के बाद हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। उस परिकल्पना के आधार पर ही हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन जो फाइनल निष्कर्ष निकलता है, जो अंततः निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष को हम परिकल्पना के साथ में सत्यापित करते हैं। तो हो सकता है हमारी परिकल्पना गलत हो, लेकिन हमें परिकल्पना निर्धारित करनी पड़ती है। ऐतिहासिक अनुसंधान में यदि अगर उपयुक्त परिकल्पना का अभाव है तो आंकड़े
तथा तथ्य निरुद्देश्य संग्रह मात्र प्रतीत होंगे। तो ऐतिहासिक अनुसंधान में भी परिकल्पना अति आवश्यक है। बिना परिकल्पना के जो हम संग्रह कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, वो केवल संग्रह मात्र कहलाएंगे। तो परिकल्पना का होना भी जरूरी है। तो पहला समस्या का पहचान करना, उसको रूपरेखा तय करना, दूसरा आंकड़ों का संग्रहण करना, तीसरा हाइपोथेसिस का निर्माण यानी परिकल्पना का निर्माण करना, और चौथा है संकलित आंकड़ों की एक ऐतिहासिक समालोचना। जो हम आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं, उन आंकड़ों के लिए हमें निष्पक्ष रूप से काम करना है। हमें सतर्क भी रहना है और निष्पक्ष भी रहना है। अगर हम उचित निष्कर्ष पर जाना चाहते हैं, तो क्योंकि ऐतिहासिक अध्ययन वास्तव में बहुत ही मुश्किल अध्ययन है, उसमें काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है। तो जब हम आंकड़ों का कलेक्शन कर रहे हैं, डाटा का संग्रहण कर रहे हैं, तो हमें उनको हर एक रूप से, हर एक एंगल से उनके ऊपर हमें विमर्श करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए, तभी उन आंकड़ों को अपने अध्ययन में लेना चाहिए। अब इनकी विश्वसनीयता की जांच के साथ साथ उनके ऐतिहासिक प्रमाणों को भी देखना चाहिए कि वास्तव में जो हमें आंकड़े मिले हैं, जो अभिलेख मिले हैं, वो कितने सही हैं। तो हम इसका जो समालोचना है, हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो बाह्य समालोचना, एक आंतरिक समालोचना। बाह्य समालोचना वो होती है जब हम आंकड़ों का अध्ययन करने से पहले, जिन आंकड़ों का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिन आंकड़ों का हम कलेक्शन कर रहे हैं, उन आंकड़ों की पहले उनकी सत्यता की पहचान करना, कि जो अभिलेख लिखा है, जो घटना है, जो कोई भी बात हुई, जो अवशेष मिला है, क्या वो सही है, क्या वो सही होना चाहिए। तो उसकी किसी विधि के द्वारा, जैसे कोई ऐतिहासिक किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, कोई अवशेष मिला है, तो क्या वो वास्तव में उसकी एज वो है जब हम जिस घटना का वर्णन कर रहे हैं। तो हमें कार्बन डेटिंग 14 जो पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति से हमें उसकी एज को पता करना चाहिए, ताकि वो हमारे अनुसंधान को प्रॉपर निष्कर्ष तक पहुंचा सके। और कुल मिलाकर ये है कि जब हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं, उससे पहले उन आंकड़ों की विश्वसनीयता का अध्ययन करना, ये है बाह्य अध्ययन